एमपी का मेंस क्यों नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है कहाँ वो गैप रह गया? सर इसी साल एमपी मेंस दिया, इसी साल आरजेएस था करने कि तो जैसे जब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक 10-12 तो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा फिर स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, लोकल लॉज है, तो स्टूडेंट्स का एक कंसर्न ये आता है कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लो मैंने टीपीए पढ़ लिया एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग सीपीसी, तो मैं टीपीए भूल रहा हूँ या मैं भूल गई हूँ। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करे एक स्टूडेंट एंड हाउ डिड यू मैनेज और तो जब आप मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर, क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेजिस्ट करते हैं, वो फॉर्म ही नहीं भरते, वो कहते हैं हमें तो बस ये वाला, अगर वो राजस्थान का है तो वो कहेगा बस मुझे तो राजस्थान देना है, जब राजस्थान आएगा मैं वही दूंगा। किसी और की स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए या खुद की स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए? तुमने क्या किया एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एलेक फॉर जुडिशरी। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं अपनी सक्सेस स्टोरीज में एंड टुडे वी हैव अनुष्का पांडे विद अस, जिसने अभी अभी रिसेंटली आरजीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया है। अनुष्का इज फ्रॉम सागर। उसने हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन एलएलबी कंप्लीट किया है। सो वेलकम अनुष्का। थैंक यू मैम। आई वुड लाइक टू आस्क नितेश सर टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। ऑल राइट, सो अनुष्का से वैसे तो बहुत सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। पर्पस आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग एड्रेस कर पाएँ जो स्टूडेंट्स के दिमाग में होती हैं वाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो बातें तो सारी करेंगे, बट थोड़ा सा एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में इमीडिएटली आ रही थी कि आरजेएस अभी क्वालिफाई हुआ है अनुष्का का, तो उसके बारे में तो अपन बात करेंगे। एक सबसे पहले मुझे ये थोड़ा सा समझना था अनुष्का कि एमपी का भी तुमने मेंस दिया था बट वो Yes. क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इसके पहले कि अपन बात करें कि आरजेएस के लिए क्या किया था जिससे सिलेक्शन हुआ है, पहले मुझे लगता है एक बार अगर स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करोगी कि एमपी का मेंस क्यों नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है कहाँ वो गैप रह गया? सर इसी साल एमपी मेंस दिया, इसी साल आरजेएस था तो जब मैंने एमपी मेंस दिया, मैं तैयारी कर रही थी तो मेरा रिवीजन जो था वो प्रॉपरली नहीं हो पाया था, सारे सब्जेक्ट्स का कवर नहीं था, इनफैक्ट कुछ सब्जेक्ट्स भी रह गए थे रिवाइज करने के लिए। तो जब मैं एग्जाम देने गई तो जब मैंने आंसर्स लिखे तो मुझे आ रहा था, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी, बट जो एक कीवर्ड्स रहते हैं बेरिक के इम्पोर्टेंट जो आंसर्स में होने चाहिए वो कुछ कुछ आंसर्स में नहीं थे। एंड मेरी थोड़ी स्पीड प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पाई, इसी कारण से शायद मेरा ट्रांसलेशंस छूट गए थे। तो जो ट्रांसलेशंस छूटे तो फिर जब रिजल्ट आया और नहीं हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं स्पीड पे काम करूंगी, सो दैट कि आरजेएस में जो लास्ट के क्वेश्चन जजमेंट राइटिंग के रहते हैं वहां तक मैं पहुंचूं, इवन अच्छे से उनको अटेम्प्ट करूं। तो इस बार यही हुआ, जब मैंने आरजेएस दिया तो दोनों लॉ पेपर सब अच्छे से कंप्लीट हो गया, लास्ट तक मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो ये मैंने चेंज किया सो दैट कि टाइम से कंप्लीट हो। और जो रिवीजन नहीं हो पाया था तो इस बार बहुत अच्छे से रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का बार बार कर लिया, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स थे उनको हाईलाइट कर लिया सो दैट कि जो आंसर्स हैं वो अच्छे, उनके एक्सपेक्टेशंस के आंसर्स रहे हैं। तो इस तरीके से आई थिंक इसलिए अब हो गया। ऑलराइट अनुष्का, जैसे तुम अभी रिसेंटली ही लॉ ग्रेजुएट हुई एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम जिसका तुमने इंटरव्यू दी और क्वालिफाई हो गया एंड यू वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर एमपी। तो एक स्टूडेंट्स की बहुत बेसिक क्वेरी होती है कि हम 2 स्टेट्स या 3 स्टेट्स की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हैं। सो हाउ डिड यू मैनेज इट एंड क्या ये पॉसिबल है कि हम 2-3 स्टेट्स की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर पाएं? यस मैम, ये पॉसिबल है एंड मेरे ओपिनियन में एक स्टेट पर भी स्टक नहीं होना चाहिए और बहुत सारे स्टेट्स पर भी नहीं जाना चाहिए, 2-3 स्टेट्स इनफ। और सबसे पहले उसके लिए जो सिलेबस मैच कर रहा है वो चेक किया जाए एंड लगभग जो कुछ कुछ माइनर एक्ट्स हैं, मेजर हैं, वो सारे स्टेट्स में कॉमन है। एंड तो सबसे पहले ये कि कौन कौन से स्टेट टारगेट करना है तो उसमें सिलेबस चेक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब एमपी के लिए तो मैं प्रिपेयर कर ही रही थी, तो राजस्थान की जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने राजस्थान का सिलेबस अच्छे से गो थ्रू किया कि बस माइनर पे थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा जो अलग से हैं, एंड हिंदी ऐसे एंड इंग्लिश ऐसे एमपी में भी आता है, जजमेंट भी आता है, बस फॉर्मेट देखना है राजस्थान का। तो इस तरीके से प्रिपेयर किया कि बस अब मतलब जो एक स्टेट के लिए तैयारी करके फिर दूसरे स्टेट में फायदा ये रहता है कि जो मेजर लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, वो तो प्रिपेयर्ड हैं, तो उनको अब रिविजन करना है नेक्स्ट स्टेट के लिए, और जो नेक्स्ट स्टेट का सेपरेट जो चीजें हैं उस पर ज्यादा काम करना है, जो वीकनेस लग रही है उस पर काम करना है। तो इस तरीके से वी कैन मैनेज, बट स्टिल बहुत ज्यादा स्टेट्स पे एक साथ नहीं रखनी चाहिए, 2-3 स्टेट्स ना। ऑल राइट, मतलब इस कॉन्वर्सेशन को हमने बहुत
वैसे ऑर्गेनाइज तरीके से स्टार्ट नहीं किया है कि जर्नी, क्योंकि मेरे दिमाग में ना कुछ बहुत चीज़ें हैं, एक दो जो मैं खुद क्यूरियस हूँ उन चीज़ों को जानने के लिए। क्योंकि अनुष्का, यू ऑल्सो बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर की बहुत ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है, एंड वी बोथ बिलोंग टू BHU, है ना। तो वो जो थोड़ा सा सिमिलर एक बैकग्राउंड है कि हमें ये चीज़ हमारे जहन में है कि कॉलेज में हमें पढ़ाया गया, मतलब कॉलेज में जो क्लासेस होती हैं वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एकेडमिक पे फोकस होता है। तो एक ये क्वेश्चन तो है ही ऑब्वियसली कि यार कॉलेज में, एक तो तुमने क्या है कि कॉलेज टाइम में पूरी सेल्फ स्टडी करी है ना। तो ये जो क्लैरिटी तुम्हें अभी जो तुमने जैसे बताया मेंस के लिए और स्टेट स्पेसिफिक के लिए कि कॉमन चीजें हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो तो हमें खुद ही पढ़ने हैं, है ना, वो तो सभी के लिए पढ़ने हैं, और मेजोरिटी सिलेबस जो कॉमन है वो सबका सेम है, कोर सब्जेक्ट्स पे कमांड हमको रखनी है। अच्छा, क्योंकि ना ये एक बड़ी क्वेरी होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब अब क्या है कि स्टूडेंट का एक जो टेंडेंसी मैंने ऑब्जर्व किया, हर चीज के लिए उन्हें बाहर जाना, मतलब हर चीज के लिए दे आर लुकिंग फॉर समवन की जो उनको बताए। बट कॉलेज टाइम में तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, तुम अपना सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो ये वाली क्लैरिटी कैसे मतलब तुम्हें आई ये इन चीजों की कि मुझे स्टेट का सिलेबस कैसे करना है, कौन से स्टेट में को टारगेट करने हैं, ये क्लैरिटी कहाँ से आई तुम्हें इन चीजों पे? सर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस समय मैंने मेनली जो फोकस किया था वो ये था कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग द एग्जाम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, प्रॉपरली उसको गो थ्रू करके, और अभी देन एंड देयर नोट्स बना लेंगे। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि वो मैं मेंस में रेफर करूंगी, और मैंने किया भी। जो मैंने नोट्स ग्रेजुएशन में बनाए थे, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, वो मैं आज तक वही पढ़ती हूँ, तो बुक से जो बनाए। तो सर उधर से रेफर किया, बुक से रेफर करके सब नोट्स बनाए। तो जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ का फ़ायदा, जैसा आपने बताया कि पढ़ाई अच्छी हुई, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी जाती थी, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और मैंने पढ़ा। और एग्ज़ाम सिलेबस के लिए मैंने ये देखा, सबसे पहले सिलेबस देखा, PYQs देखे। तो जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, उससे मुझे पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने PYQs एनालाइज कर लिए थे, और ये समझ लिया था कि मुझे सिर्फ ऐसे नहीं कि बस पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं पता है। तो PYQ से पता चल गया कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड आते हैं। तो मैं ढूंढती थी कि ये कहाँ से आया, तो फिर मुझे मिलता था ये तो ये इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन है सीधा। तो ये सब ग्रेजुएशन में काम कर लिया था, PYQs एनालाइज करके। और कौन से स्टेट को टारगेट करना है उसके लिए सर यूट्यूब पे भी टीचर्स बताते हैं, आपकी भी वीडियोस हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, तो उसको भी सुनती थी। और फिर सिलेबस से मुझे समझ आ गया था कि मैं करूँगी तो जुडिशरी करूँगी, और राजस्थान भी टारगेट करूंगी, MP छत्तीसगढ़ भी दे सकते हैं, इस तरीके से। ये चीज मेरे दिमाग में ना इसीलिए थी क्योंकि अभी जब मैं अब जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के लिए आते हैं, उनकी जो एक टेंडेंसी मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि उन्हें हर चीज चाहिए कि देयर शुड बी समवन हु विल टेल देम कि ऐसे करना है, ये करना है, ये नहीं। जो बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मेंटरशिप का, है ना, मतलब रोज मेंटरशिप चाहिए इन्हें। Yes. तो सी, बिकॉज मैं उसके साथ कोरिलेट नहीं कर पाता हूँ, मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज वी बिलोंग टू अ प्लेस जहाँ पे इस तरीके की कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं। प्रिपरेशन, और उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। बिकॉज व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर IAS तो ये सब नहीं था Yes. कि, है ना, ये कोई पर्सनल मेंटरशिप, ये सब कुछ नहीं होता था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मेहनत करते थे एस्पिरेंट खुद से, मतलब इतनी Yes. मेहनत तो अपन कर ही सकते हैं कि सिलेबस या PYQ हम देख लें। तो मेरे दिमाग में बस वही था कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है नहीं कर पाना, वो एक मेरे दिमाग में क्वेरी थी। इसीलिए मैं जानना चाह रहा था तुमसे इस चीज को, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ, जो अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि भाई हम लोगों के टाइम भी सब लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करते थे, BHU में sir. भी सब लोग करते थे, बट ये सब तो था नहीं। आई गेस व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर जुडिशरी तब भी ऐसा तो कुछ नहीं था, यू आल्सो प्रिपेयर्ड लाइक Yes, दिस sir. ओनली। Yes, तो sir. ये जो अभी का जो पूरा जो दिमाग में सबके चल रहा है कि हर चीज का यूट्यूब पे वीडियो चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPJ और ये सब, ये मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो सब हो रहा है, वो शायद जरूरी भी होगा, बट खुद के एफर्ट भी हैं। सो इफ यू कैन आल्सो टेल मी समथिंग अबाउट दिस। सबसे पहले तो मैं अनुष्का से पूछना चाहूंगी कि उसका मेंटरशिप पे क्या व्यू है,
और मैं ये पूछने के अलावा मुझे एक ये भी क्लियर आउट करना है कि दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। मतलब मेंटरशिप को आजकल लोगों ने एक ये बता लिया कि मुझे कोई हर चीज़ बताएगा, लाइक वो मेरा स्केड्यूल बना देगा, वो मुझे पूरे दिन भर के आवर्स बताएगा, कितना डिवाइड करना है, क्या कैसे करना है। एक्चुअली ये जो टर्म है मेंटरशिप, इसका मतलब ये होता है कि जो दूसरा इंसान है उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उसने अपने सिलेक्शन से सीखे या सिलेक्शन नहीं होने की वजह से जो उसे पता था चला कि लूप होल्स क्या है, वो बेसिकली गाइड करता है उन चीज़ों पे। दैट इज एक्चुअली वॉज मेंटरशिप दैट वी वर गेटिंग इन अ लॉ स्कूल। अभी क्या है, वो एक कंसेप्ट चेंज हो गया, मतलब मेंटरिंग को इससे फिगर आउट करने लगे हैं बच्चे कि मुझे सब कुछ स्पून फीडेड चाहिए। सो व्हाट इज योर ओपिनियन एंड हाउ डिड यू वर्कड ऑन दिस? मैम आपने जो कहा बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। मेंटरशिप मतलब कि एक गाइडेंस, एक अप्रोच, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है इन माय ओपिनियन। बट डेली मेंटरशिप और वो डेली स्टडी आवर्स भी सिलेक्ट करें मेंटर, आई थिंक वो मेंटर को नहीं, वो आप ही को पता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कितने एफर्ट्स आप कर सकते हैं। मेंटर तो अपने अकॉर्डिंग ही देगा। तो मैंने भी मेंटरशिप पूजा मैम से ही ली थी, और मैम ने मुझे एक बार में प्रॉपर जो अप्रोच, गाइडेंस, कितना क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, सिर्फ लॉ पर ही फोकस ना करके जो अपने माइनर एड्स हैं, मेजर के साथ माइनर, जो ऐसे राइटिंग है, जीके है, फॉर एग्जांपल एमपी में प्री में जीके, राजस्थान में हिंदी, इंग्लिश, सब पे फोकस। तो वो सब मैं डायरी लेके आई थी, तो मैंने सारे नोट डाउन कर लिए। तो एक बार में जो मेंटरशिप का काम था, जो मुझे चाहिए था, वो वहां से हो गया। उसके बाद उस पर मैंने वर्क करना शुरू किया, एंड खुद से ही टारगेट्स बनाना कि आज मैं इतना करूंगी, कल इतना करूंगी, धीरे धीरे उनको बढ़ाऊंगी कि आज ये पढ़ा तो कल थोड़ा सा ज्यादा। और यूट्यूब पे भी जैसे सर ने बोला कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, एक वीडियो से आई थिंक इट्स इनफ। मतलब बार बार फिर वही चीज में, तो मेरा यही हमेशा कोशिश रही थी कि टाइम वेस्ट कहीं ना हो। जो चीज एक बार में सीख ली, अब उसको बार बार वही चीज कहीं और देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो इससे अच्छा एक बार एक स्ट्रैटेजी बना ली, मेंटरशिप सेशन हो गया, आफ्टर दैट स्टार्ट वर्किंग। बिकॉज कोचिंग में गाइडेंस ही सर लोग देते हैं, बाकी पढ़ना निकालना तो स्टूडेंट को ही है। तो इसलिए फिर सेल्फ स्टडी करिए, और कोचिंग भी जो जा रहे हैं तो उसमें भी कोचिंग के बाद अपना कुछ एफर्ट्स, कि सर ने ये केस लॉज बताए, मुझे रिसेंट पता चल गया तो मैं उसमें एड ऑन कर लूँ, तो मैं अपने आंसर को और बेटर बना सकती हूँ। तो टोटली डिपेंड किसी पर नहीं हो सकते कि आपने बोला 8 घंटे तो मैं 10 घंटे नहीं पढूं, या फिर आपने ये नोट्स दिए तो मैं अपने एक्स्ट्रा एड ऑन ना करूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि कोचिंग में एक अच्छी हेल्प मिल रही कोचिंग से, कि आपको नोट्स मिल रहे हैं प्रॉपर, एक सर लोग सेपरेट कर दे रहे हैं चीजों को, कि इतना सारा कॉम्प्लेक्स है तो उससे छोटा कर दिया। लेकिन अब उसमें खुद के एफर्ट्स डालना, कि कभी कभी होता कि सर ने आपको कल नोट्स दिए बना के और आज एक नया जजमेंट उस पर आ गया, तो वो रीसेंट जजमेंट नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं, उसको अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। तो we cannot totally be dependent on mentor, we have to prepare for ourselves. एक्चुअली मैं इस बात से ये बस क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मेंटरशिप में और गाइडेंस में डिफरेंस है। आपको कोई भी एक फैकल्टी है, कोई भी एक टीचर है, हम सब है, हम एक गाइडेंस देंगे, हम आपको एक पाथ बताएंगे। एक्चुअली जैसे अनुष्का ने किया कि हमने उसे बता दिया कि रोड मैप, अब उस पर वर्क खुद से करना है, पढ़ना खुद से। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप मॉर्निंग पर्सन हो, इवनिंग पर्सन हो, दैट यू हैव टू डिसाइड। सो आई होप यू आर क्लियर नितेश सर कि मेंटरशिप में और गाइडेंस में फर्क होता है ना? यस मैम। एंड कोचिंग भी मतलब एक ऐसे, ये नहीं कि सिर्फ एक बिल्डिंग में जा रहे हैं कोचिंग, गाइडेंस यूट्यूब से मिल सकता है, किसी भी, आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, यूट्यूब, कहीं से भी। हाँ मतलब मेरे ख्याल से सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जी सर। अवेलेबल बहुत कुछ है और आप उस चीज को Yes. कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी फॉर्मली चलते हैं इस डिस्कशन में। तो अनुष्का ने 2023 में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, है ना? ठीक है, कॉलेज की रिगार्डिंग तो हमने एक बात करी ही कि कॉलेज का कितना रोल रहता है आपकी प्रिपरेशन में, स्पेशली जहां इस तरीके का है कि एकेडमिक्स अच्छा है, तो वहां तो काफी अच्छा एक मिल जाता है आपको अप्रोच। अच्छा, ये जब प्रिपरेशन मतलब कॉलेज ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो गया, Yes. उसके बाद पूरा टाइम होता है दिन भर आपके पास खाली, है ना? तो उस ड्यूरेशन में कैसे चीजों को डिवाइड करें, मिसलिनियस चीजें स्पेशली, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो मैंने समझा है
थोड़ा सा ये होता है कि इतनी सारी चीजें हैं तो उनको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि आपको ऐसे राइटिंग भी करना है, आपको ट्रांसलेशन भी करना है, आपको जजमेंट राइटिंग भी करनी है ना, मिसलेनियस पोर्शन भी आपको कवर करना है, और साथ में आपको लॉ भी करना है। Yes. तो ग्रेजुएशन तक तो ठीक है, उसके बाद जब आप फ्री हो गए पूरे टाइम, तो क्या मतलब किस तरीके से इन चीजों को डिवाइड करके प्रिपेयर किया जा सकता है? सर ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने प्रॉपर एक प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो जैसा आपने बोला पूरा टाइम फ्री उस समय, तो मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि वीक में 7 डेज तो लॉ 5 डेज पढ़ना है, और मॉर्निंग में उठते ही जो मिसलेनियस चीज है उसमें से कोई एक चीज, फॉर एग्जांपल क्या ऐसे राइटिंग करेंगे 5 डेज मंडे टू फ्राइडे, तो एक टॉपिक मंडे पिकअप किया तो उसको तैयार कर लिया, फिर ट्यूसडे को नेक्स्ट टॉपिक, तो इससे एक मिसलेनियस चीज प्रिपेयर हो रही है। आफ्टर दैट फिर सैटरडे संडे को लॉ ना पढ़ के जो लॉ पढ़ा है उसको रिविजन किया, तो वो शॉर्ट टाइम में हो जाएगा सैटरडे संडे। एंड जजमेंट राइटिंग और भी जो चीजें प्री के लिए, हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, तो सैटरडे संडे उसके लिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर की बहुत सारी चीजें हैं वो कम हो जाएगा। मीन सैटरडे संडे के अलावा 5 दिन में बिल्कुल जीके नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, उस पूरा फोकस लॉ और एक मिसलेनियस ऐसे राइटिंग में करती थी। एंड जैसे ही सैटरडे आया तो अब पूरा जीके की बुक्स निकलेंगी, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, और जो लॉ पूरे 5 दिन में पढ़ा वो रिविजन। तो इससे क्या होता है कि जो बहुत सारी चीजें हैं वो छोटी भी दिखती हैं, आसान भी दिखती हैं, और प्रॉपर एक वही फिर वापस वही रिपीट करना। अनुष्का, मैं जैसे सो कॉल्ड मेंटरशिप करती हूँ और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज निकल के आती हैं सामने। तो एक बहुत कॉमन क्वेरी है जो स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या मैम प्री की और मेंस की प्रिपरेशन एक साथ करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए? तो व्हाट्स योर से ऑन दिस कि क्या प्री और मेंस सेपरेबल हैं, कि इनकी प्रिपरेशन अलग हो सकती है? ऐसा क्या स्ट्रैटेजी तुमने क्या फॉलो किया था? मैम इन माय ओपिनियन साथ में ही प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज प्री अलग करेंगे मेंस अलग करेंगे तो ये स्टूडेंट के लिए हैक्टिक हो जाएगा, और फिर लास्ट में लगेगा कि बस प्री निकल रहा, फिर मेंस के जब टाइम आएगा तो मेंस के लिए समय नहीं है कि अलग से। तो साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जब एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको इस अप्रोच से नहीं पढ़ना कि मैं प्री के लिए अभी पढ़ रही हूँ या मैं अभी मेंस के लिए पढ़ रही हूँ, पूरा उसको पढ़ना 360 डिग्री से प्रॉपर पढ़ना। तो वो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि सेक्शन जो प्री में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सेक्शन पूछ रहे हैं, केस लॉ पूछ रहे हैं, इलस्ट्रेशन पूछ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक प्री भी बनेगा क्वेश्चंस, और जो मेंस के आंसर्स हैं वो भी ठीक होंगे। तो साथ ही में प्रिपरेशन करना। ठीक है। एक और क्वेश्चन है अनुष्का जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक 10-12 तो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, उसके अलावा फिर स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, लोकल लॉज है। तो स्टूडेंट्स का एक कंसर्न ये आता है कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, मान लो मैंने टीपीए पढ़ लिया, एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग सीपीसी तो मैं टीपीए भूल रहा हूँ या मैं भूल गई हूँ। तो इस चीज को कैसे मैनेज करे एक स्टूडेंट, एंड हाउ डिड यू मैनेज इट? यस मैम। मैम लॉ में और सभी सब्जेक्ट फील्ड में ऐसा है कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिया उसको बहुत टाइम बाद उठाएंगे फिर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि अभी पढ़ा ही नहीं था, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं उसको। सो रिविजन बहुत जरूरी है कि एक सब्जेक्ट जैसे ही कंप्लीट हुआ नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने लगे तो उसमें भी कुछ ड्यूरेशन सेट किया जाए कि इतने समय के बाद मुझे ये सब्जेक्ट रिवाइज करना है। और मैं क्या करती थी, जैसा 2023 ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने एलिक में कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, तो जैसे मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे टेस्ट में डिवीजन रहता था, तो मैं उस टॉपिक तक का वापस से रिवाइज करके फिर टेस्ट दे जाती थी कुछ दिन बाद, और तुरंत भी नहीं आती थी, मैंने रिवाइज कर लिया और 2-3 दिन बाद टेस्ट देने आऊंगी, सो दैट कि देखूं कितना। और उस तो इससे क्या हुआ मैम, सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर होते गए और टेस्ट देती गई। तो जब वैकेंसी आई और उस टाइम पे जब रिवाइज किया तो वही आंसर जो मैंने लिखे उनको इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और जब रिवीजन किया तो ऐसा नहीं लगा कि मैं बहुत टाइम बाद पढ़ रही हूँ या बिल्कुल सब्जेक्ट छूट गया, वो इजीली रिवीजन होता रहा जिस तरीके से एक अप्रोच होनी चाहिए, बिकॉज इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है कि अब हम प्रॉपरली फिर से पढ़ रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, तो बीच बीच में रिवीजन और टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन, सो दैट कि जब लास्ट में फाइनल रिवीजन होगा वो अच्छे से होगा। अच्छा, हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ना स्टूडेंट्स के दिमाग में जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो होता है पहला टेस्ट लिखने का फियर। मतलब वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट्स बन गए, सब कुछ है, बट जब उनसे कहते हैं, सभी लोग उनको एडवाइस भी करते हैं, हम लोग भी यहाँ उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि भाई आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, लिखो, टेस्ट हम देना उसको लिखो। तो एक चीज मैंने देखा है, वो पहली बार लिखने में ना बड़ा रेजिस्ट करते हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, कैसे लिखना है। तो
तुमने जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ ज्वाइन किया, यस सर, है ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जहन में भी होगा कि यार पढ़ा तो है बट उसको लिखें कैसे, यस सर, इस चीज को कैसे ओवरकम करना चाहिए उस बच्चे के लिए जिसने कभी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की, अब वो पहली बार करने जा रहा है, क्योंकि पहला पेपर सॉल्व करना उसके लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है. यस सर. एनी एडवाइस फॉर दैट? सर जिसने ऐसे बीच कभी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिख दिया, सब आता था, फेवरेट क्वेश्चन आ गया, और दूसरे क्वेश्चन में कम लिखा, तो ऐसे होते होते क्या हुआ कि लास्ट के क्वेश्चंस ही रह जाएंगे. तो ऐसा एक बार होगा, 2 बार होगा. तो सर जब मैं टेस्ट देती थी तो मुझे भी स्पीड की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि मेरी पहले हैबिट थी कि मैं ज्यादा लिखती थी. तो फिर जब इवैल्यूएशन हुआ कि इसमें ये नीड नहीं थी, फिर भी आपने ये लिख दिया, या फिर कहीं कहीं केस लॉ की जरूरत थी, मैंने नहीं लिखा, तो मैं सैंपल आंसर से उसको देखती थी, अच्छा आंसर बनाती थी. तो धीरे धीरे मैम ने आंसर्स चेक करे, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया, और फिर मेरा टाइम से कंप्लीट भी होने लगा, और जो रेलेवेंट चीज है जो पूछा है वही लिखना. तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये टॉपिक पढ़ा है और पूरा उसमें इंट्रोडक्शन अच्छे से बना दिया, सब बना दिया, जबकि पूछा हमने एक एंगल था उसका. तो उससे, और फिर सर आरजेएस की स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड रहता है, तो जो पूछा है वही मेंशन करना. तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए, सो दैट कि मैंने टाइम से पेपर भी कंप्लीट किया और जो रेलेवेंट था वही लिखा. तो ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा. फर्स्ट टेस्ट में तो पेपर भी छूट जाएगा और लगेगा कि कहीं ज्यादा कहीं कम लिख दिया, वो धीरे धीरे. अच्छा, इसमें जो डर है ना वो यही है बस कि हमें मतलब जो पहला जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, टेस्ट दे रहे होते हो, तो उनको यही है कि पता नहीं क्या होगा. तो मेरे ख्याल से जो तुम्हारा मैसेज है पूरा, जो मैं रीड कर पाऊँ तुम्हारे कॉन्वर्सेशन को, वो ये है कि पहला टेस्ट ऐसा ही होता है सबका, Yes, तुम्हारा भी ऐसे ही होता है और सबका ऐसे ही होता है. Yes, sir. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट रादर देन थिंकिंग कि मैं टेस्ट में क्या लिखूंगा या मैं मेरा कैसा होगा टेस्ट, Yes, sir. है ना, क्या आएगा क्या नहीं वो आएगा. इम्प्रूव करने के लिए तो टेस्ट दे एग्जैक्टली वो सीरीज है ही इसीलिए, या वो जो करिकुलर है वो है ही इसीलिए, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल. तो जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, और इम्प्रूव करना है इसका मतलब अभी खराब है. सो एक्सेप्ट दैट कि अभी हमें नहीं आता है एंड स्टार्ट डूइंग दैट. ऑलराइट, तो काफी हम लोगों ने प्री मेंस की बात करी है. थोड़ा सा इंटरव्यू पे जल्दी मैं स्विच कर रहा हूँ, क्योंकि आरजेएस में जो अभी हम लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा था, और अनुष्का ने भी, इसके पहले नूपुर ने भी जो बताया कि आरजेएस में इंटरव्यू का माहौल काफी बढ़िया था, है ना. तो ये भी एक बड़ा फियर है स्टूडेंट्स, मतलब जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी लगता है कि इंटरव्यू के टाइम तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इंटरव्यू देने जाएंगे तब क्या होगा. तो थोड़ा सा अपना आरजेएस के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इफ यू कैन शेयर. सर जब मैं पहुंची जहाँ इंटरव्यू था सेंटर, तो बाहर तो जब गेट तक एंट्री नहीं हुई तब तो यही लग रहा था कि अंदर क्या होगा, क्या पूछेंगे. फिर जब एंट्री हुई, मैं गई, तो वहाँ सब अच्छे से सबको बैठाया, और प्रॉपर जजेस आ रहे थे, और वो सबको इजी, कि कोई प्रेशर फील तो नहीं कर रहा, सबको बिल्कुल लाइट मोड में, और वो अपने भी एक्सपीरियंसेस बता रहे थे कि मैं भी इंटरव्यू देने आया था. तो सबको डर लगता है, ये नॉर्मल है, बट आपको ज्यादा बिल्कुल नहीं. अंदर भी सब अच्छे जजेस हैं, बैठे हैं, और फिर उधर पे रिफ्रेशमेंट्स और काफी सब पूरा मैनेजमेंट था कि जिसको खाना हो खा लो, फ्रूट्स खाने फ्रूट्स खा लीजिए, सारी कुछ वहाँ पे व्यवस्था खाने की थी, अलग अलग डिशेस, वेराइटीज सब कुछ था. तो बाहर भी जब बैठे थे, जब वेटिंग हो रही थी कि कब इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, कब किसका नंबर, तो वो भी बहुत अच्छा. और जब मैं अंदर गई, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था मैं जब गई सबसे पहले, तो उधर भी मतलब ऐसा नहीं लगा जैसा घर में सोचते हैं जाने से पहले कि क्या पूछेंगे, ये बनेगा नहीं बनेगा. तो जब मैं अंदर गई तो प्रॉपर उन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस, बैक टू बैक क्वेश्चंस थे, बट वो आपको कंफर्टेबल भी फील कराते हैं, आप डरो मत, आराम से पूछो, और जो पढ़ा है, सब्जेक्ट्स हैं, और जो रिसेंट चीजें चल रही हैं, और फॉर एग्जांपल कि राजस्थान का एग्जाम था तो राजस्थान की कल्चर के बारे में, तो ये सब आराम से वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, और वहाँ भी बहुत अच्छा माहौल था. ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब राजस्थान की ये चीज बहुत बढ़िया लगी कि जब स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो बाहर जहाँ वो सिटिंग एरिया है वहाँ ये सारी चीजें हैं. मतलब ठीक है, रिफ्रेशमेंट इज वन थिंग, बट जो एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया टू लाइटन द स्टूडेंट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नर्वस होते हैं, बहुत प्रेशर में होते हैं, एंजाइटी होती है,
तो जैसा तुमने बताया कि जजेस खुद आ रहे हैं, वो आपको काम डाउन कर रहे हैं, वो आपको ये समझा रहे हैं कि अंदर भी आपके जैसे ही लोग बैठे हैं, कोई Yes, डरने वाली sir. बात नहीं है। अंदर पैनल आपको बहुत अच्छे से वो कर रहा है, क्योंकि एक ये चीज होती है कि स्टूडेंट को आता सब है, पढ़ा है उसने, लेकिन वो उस एंजाइटी के कारण एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो अगर उसको थोड़ा सा पहले Yes. इस तरीके का एनवायरनमेंट मिल जाए, तो मुझे लगता है अगर बाकी स्टेट्स भी ऐसा कुछ कर लें तो Yes, sir. इट इज एक्चुअली वेरी गुड, मतलब Yes, बहुत तो वो जो सही है इंटरव्यू वो, का एक मुझे डर लगता है। बैठा है वो हाँ, निकल जाएगा। वो निकल जाएगा। हाँ, इसीलिए आज हमारे पास रिफ्रेशमेंट है क्या? आप लोग खा नहीं रहे हो कुछ? नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब आई रियली लाइक दिस, बहुत बट सही लगा मुझे कि क्योंकि वो जो एक एंजाइटी है वो अगर थोड़ी सी रिमूव हो जाए Yes, sir. तो इट इज ऑलवेज बेटर। Yes. ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस के लिए थोड़ी थोड़ी बात हम लोगों ने करी है। थोड़ा सा नॉन एकेडमिक चीजों पे जाते हैं अभी। तो इससे जाने से पहले मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है। जैसे अनुष्का ने बोला कि शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव इंटरव्यू, Yes, ma'am. है ना? तो मतलब जैसे मैंने भी दिया है, मैंने भी फेस किया है, बट आपके पहले 8-10 लोग दे करके आ रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लेते हो अंदर क्या माहौल था, क्या एनवायरनमेंट था। एक तो आप इंटरव्यू देने के ऑलरेडी स्ट्रेस में हो, एंड यू वर द फर्स्ट कैंडिडेट, तो वो जो उठाकर नाम लेने से लेकर के अंदर जाने तक क्या थॉट प्रोसेस आ रहा था और कितना फियर फैक्टर भरा हुआ था? मैम जब नाम अनाउंस हुआ तो आई थॉट कि शायद अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुला रहे होंगे। तो जब वो एकदम क्लियर हुआ कि इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, और उसके पहले मैं जो आसपास फ्रेंड्स, मैं उनसे यही बोल रही थी कि फर्स्ट इंटरव्यू किसका होगा, कैसे कौन क्या किसका निकलेगा फर्स्ट, तो उधर मेरा ही नाम अनाउंस हो गया। तो जब मैं गई तो थोड़ा सा तो लग ही रहा था, बस पूछ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन थे, क्या अंदर कैसा था, तो ये सब मैं किसी से नहीं पूछ पाई, मेरा फर्स्ट। तो जब मैं अंदर गई तो काफी अच्छे से वो भी बोल रहे थे कि यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट, बी कंफर्टेबल फील करा रहे थे अच्छे से। फिर मैं बैठी, उसके बाद ही फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो वो एक पैनिक बाहर तक ही था, अंदर तो ठीक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की बात करी। अब थोड़ा सा उस प्रिपरेशन जर्नी में वापस जाते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो। जैसे तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्योंकि यहाँ ज्वाइन किया, आपने आंसर राइटिंग को लेके और उसमें अपना प्रिपरेशन चालू करी। एकेडमिक चीजें तो ठीक है, उस जर्नी में ना नॉन एकेडमिक एलिमेंट्स भी होते हैं बहुत सारे। जैसे वन ऑफ देम इज फैमिली का सपोर्ट या पेरेंट्स का सपोर्ट। तो वो क्या था तुम्हारे केस में, कैसा था? यस सर, पढ़ाई तो मेन है, सब कर रहे हैं, बट एक जो फैमिली सपोर्ट, एक पॉजिटिव माइंडसेट, इसकी बहुत ज़रूरत रहती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट, मतलब सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन पेरेंट्स, और उनका बहुत मेहनत, उनकी बहुत स्ट्रगल, मतलब उन्होंने अपनी ज़रूरतों को ना देखते हुए अपने बच्चों की ज़रूरतों को प्रायोरिटी दी। तो उनका हमेशा सपोर्ट रहा, और उन्हें बहुत विश्वास भी था कि क्लियर होगा। तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है और बूस्टअप हो जाता कॉन्फिडेंस। अनुष्का, पेरेंट्स का तो चलो तुमने बताया, और तुमने तो हमें बहुत डिटेल में बताया कि कैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने बहुत तुम्हारे लिए अप्स एंड डाउन्स फेस किए, स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ें। मेरी लाइफ में, मतलब जो मेरी थ्रू आउट लाइफ रही, उसमें फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तुम्हारी लाइफ में क्या इन दिस प्रिपरेशन जर्नी कभी कोई फ्रेंड्स या मेंटर्स या टीचर्स कोई ऐसे मिले जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो? यस मैम, टीचर्स मुझे हमेशा से छोटे से ही बहुत अच्छे मिले, वेदर इट्स स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, हमेशा बहुत सपोर्टिव। और जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव, और सब कहते थे होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। मेरे से भी ज़्यादा विश्वास टीचर्स को था। और डॉक्टर विकास अग्रवाल सर हैं, उन्होंने हमेशा वो मेरे लिए मतलब मोटिवेट भी करते रहे, कुछ भी डाउट हो तो बीच बीच में क्लियर करना। तो विकास सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प करी। एंड आपने जैसे फ्रेंड्स का बोला, तो फ्रेंड सर्कल भी इन माय ओपिनियन बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड सर्कल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके जो लाइफ होगी अहेड वो कैसी हो सकती है, बिकॉज आप अभी अलग हैं और फ्रेंड सर्कल कैसा है, तो फ्रेंड सर्कल मैटर करता है। एंड मेरे भी फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने मोटिवेट करते थे और कहते थे होगा, ज़रूर निकलेगा, और सब अभी बहुत खुश हैं। तो आई थिंक इट मैटर्स। अच्छा, फ्रेंड्स, फैमिली, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अब एक चीज और है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना रोल होता है प्रिपरेशन में, तुम्हारी जर्नी में कितना हेल्पफुल तुम्हारे लिए ये रहा? सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
एक आपकी पर्सनालिटी, सक्सेस, हर चीज़ में कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन किया है तो वो स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए ही है हमेशा, फॉर श्योर। वहाँ से गाइडेंस मिलती है और एक जो डिसिप्लिन आता है वो आई थिंक सेल्फ स्टडी करते रहेंगे तो कर तो रहे हैं, बट वो डिसिप्लिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहाँ पे टाइम बाउंडेशंस हैं कि इतने में ये टेस्ट देना ही है, और फिर नहीं दिया तो वो बैकलॉग होंगी या फिर छूट जाएगा, चेक नहीं होगा अगर इतने टाइम में नहीं दिया। तो वो टाइम लिमिट्स जो कोचिंग में रहती हैं तो वो बहुत एक कंसिस्टेंसी उसी से बनी रही मेरी। जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी तो मेरा अदरवाइज मैं जो 2 महीने में सब्जेक्ट पढ़ती तो वो मैंने 1 महीने में, क्योंकि 4 सेट्स में था, टेस्ट देके कंप्लीट कर लिया, तो मैं नेक्स्ट पर आ गई। तो उससे टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ और जो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन वो बना रहा। बिकॉज घर में अगर पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी मैंने की, बट जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इस एरिया में मेरी वीकनेस है तो मैंने गाइडेंस लिया, और मुझे यही लग रहा था कि कंसिस्टेंसी तो है बट थोड़ा सा मेरा टाइम एक्सटेंड हो रहा है सेल्फ स्टडी मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और उससे मेरे बहुत टाइमली सब्जेक्ट्स भी हुए, टाइमली इवैल्यूएशन, टाइमली रिवीजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में हमने बात की, उस एक्सपीरियंस की आरजेएस में, जैसे तुमने वहां पे गए, जो एनवायरनमेंट मिला उस सब के बारे में। इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में क्या ओपिनियन है तुम्हारा? तुमने कब स्टार्ट की इंटरव्यू प्रिपरेशन? उसके बारे में कब सोचा या क्या एफर्ट्स लिए इंटरव्यू के लिए? सो इंटरव्यू तो ग्रेजुएशन में कर रही थी, लास्ट में तो ऐसे ही घर में हो जाता था, बीच में बैठ गए, मेरी सिस्टर वो बस पूछने लगी तो ये इंटरव्यू चल रहा है, तो कभी कभी मैं इस पे हंसती भी थी कि अभी तो प्री भी नहीं दिया है इंटरव्यू पहले। और ग्रेजुएशन के बाद भी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी प्री के लिए, मेंस के लिए, तो बीच बीच में कोई भी रीसेंट टॉपिक जो रहते हैं, लीगल अवेयरनेस, कुछ भी जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो घर में ही डिस्कस करते थे, सो दैट मिरर के सामने भी बोल के देखना, प्रैक्टिस करना, घर में डिस्कस करना, ताकि वो बोलने की जो है वो ऐसा ना हो कि बस मेंस के बाद ही एकदम से इंटरव्यू, और टाइम भी उतना नहीं रहता सर, तो प्रॉपर अवेयर रहना टॉपिक्स के बारे में, ये सब। और जब मेंस मेरा हो गया तो मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए, तो मॉक इंटरव्यूज ऑनलाइन और एलिक में मैंने ऑफलाइन दिया। तो जो मैंने ऑफलाइन इंटरव्यू के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ, एंड जो क्वेश्चंस पूछे वो बैक टू बैक आंसर करना, तो मतलब बनता है तब भी कॉन्फिडेंस, और नहीं बन रहा तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, दोनों वे में ही हेल्पफुल था। तो मॉक इंटरव्यूज मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, ज़रूर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा। एंड जब मैं इधर मॉक देने आई थी तो सर ने मॉक तो लिया ही और अलग से गाइड किया था सर ने, कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं पर्सनालिटी वाले अलग, लीगल अलग, कि कैसे हम आंसर कर सकते हैं उनको, और जो कॉमन क्वेश्चंस कि क्यों जज बनना है, क्या बनना है, उसको प्रॉपर उसकी आंसरिंग कैसे होनी चाहिए, उससे 2-3 क्वेश्चंस तो मैक्सिमम आराम से इजीली आंसर हो सकते हैं। तो सर ने वो एक मुझे अप्रोच दी, तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहा। फाइनल इंटरव्यू में भी मुझे बहुत इससे हेल्प मिली। अच्छा, इंटरव्यू के लिए ये जो सारी चीजें तुमने बताई, ये स्टूडेंट करते हैं, क्या टॉपिक जब अपन, क्योंकि जुडिशरी का इंटरव्यू आज भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है टुवर्ड्स लॉ, है ना? तो जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस समय भी इंटरव्यू की आई से कुछ देखना होता है? यस सर, मैंने जो नोट्स बनाए हुए थे तो उसमें मैंने 3 हाइलाइटर्स यूज करे थे बेसिकली, जो मुझे लगता था कि मेंस में तो नहीं आ सकता, बहुत ही छोटा है, तो उसको प्री के लिए अलग कलर यूज किया, सो दैट कि मैं लास्ट में एकदम से प्री के लिए रिवाइज कर सकूं, एंड मेंस के लिए दूसरा, कि मेंस के लिए समझ आ जाता है कि इस पे ज़्यादा पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इंटरव्यू के लिए सर मैंने मॉक इंटरव्यूज जो हैं स्टूडेंट्स के जो रहते हैं यूट्यूब पे, उनको मैंने देखा, तो उससे मुझे एनालाइज हुआ कि ये डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं, कई बार कुछ प्रॉब्लम बना के पूछ लेते हैं, और जो बार बार एरियाज रिपीट हो रहा है तो उसके लिए मैंने एक अलग इंटरव्यू से लिख लिया था दूसरे कलर से कि इंटरव्यू, सो दैट कि पढ़ तो सारा कुछ रहे, और जो प्री में मेंस में पढ़ा है तो इंटरव्यू में भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा लॉ से तो इजीली स्टूडेंट कर सकता आंसर, बट मैंने अलग से भी बना के रखा था कि मैं इंटरव्यू में भी ये चीज़ें रिवाइज करके जाऊंगी, तो इस तरीके से कि लॉ को भी मतलब इंटरव्यू की नज़र से भी उस समय पढ़ते चलिए, तो इससे आसान रहता है। बाकी मॉक इंटरव्यूज हैं और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो जुडिशरी के इंटरव्यू की बात है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन कभी तुमने ये सोचा था कि सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ऐसे जब इंटरव्यू होगा तो मैं क्या बोलूंगी वहां पे? सही, ये भी मैं ऐसे ही, हम लोग जब बैठते थे मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करते थे, मेरी सिस्टर लेती थी, तो वो ये भी पूछ लेती थी अब आपका सिलेक्शन हो गया है, आप क्या जज बन के कैसा फील कर रहे हैं, तो ये भी मुझे एकदम से नया नहीं लग रहा, आज मुझे लग रहा है तो प्रैक्टिस करी हुई। इसका भी मॉक किया
मतलब कि वो एक फीलिंग रहती है ना कि एकदम से घर में कोई पूछ लेगा आप जज बन गए हैं तो कैसा लग रहा है, तो मैं बोलती थी अरे अभी बनने तो दो। मतलब सबके यहाँ पेरेंट्स और फ्रेंड्स का रोल रहता है, तुम्हारी लाइफ में बहन का बहुत बड़ा रोल है। Yes, वो ma'am. पहले से प्रिपेयर करा रही थी। हाँ बिल्कुल अच्छा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन इंटरव्यू के से रिलेटेड बच्चे जो पूछते हैं उनका माइंडसेट रहता है, जब वो प्रिपेयर करते हैं उनको लगता है कि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं या जो भी उसमें हम स्कोर करेंगे वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। वो इस माइंडसेट से पहले तो वो प्री ओरिएंटेशन रखते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं तो मेंस पे आते हैं, बट इंटरव्यू को थोड़ा साइड लाइन ही रखते हैं। जब मेंस क्वालिफाई हो जाता है देन दे थिंक कि चलो मॉक दे लेंगे। तो क्या ये माइंडसेट ठीक है स्टूडेंट्स का? मैम, मेरे ओपिनियन में माइंडसेट ये होना चाहिए कि जब पढ़ रहे हैं तो ऐसा पढ़ना है कि तीनों स्टेजेस क्लियर हो जाएं, कहीं पर भी बीच में स्टक ना हो जाएं। तो मैं हमेशा इक्वल वेटेज सारी चीजों को देती थी, ऐसा नहीं कि बस प्री इम्पोर्टेंट है या मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, तीनों क्लियर करना है। तो और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना कि मुझे लगता है कि मैं इसमें कर सकती हूँ, गड़बड़ अच्छे से नहीं हुआ तो फिर यहाँ मार्क्स कटेंगे, तो वो वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उस पर ज्यादा काम करना। तो अप्रोच यही होनी चाहिए कि ऐसा सिर्फ प्री तक खुशी ना रहे, वो पूरा प्री मेंस इंटरव्यू सारा कुछ क्लियर हो जाए। राइट। अच्छा, एक और क्वेरी है, मतलब दो हम प्री मेंस इंटरव्यू ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, बट एक अचानक से मुझे रैंडमली याद आई कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जब हम कोई एग्जाम लिखेंगे वहाँ मेंस, तो हमें एज इट इज बेयर एक्ट को कॉपी कर देना है। तो कैसा ये माइंडसेट, क्या ये सही है? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और क्या तुमने अपने आंसर्स में ऐसा किया था या अपने वर्ड्स यूज किए थे? और एक ये भी बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो क्या वो टेक्निकल टर्म्स हम वो भी कुछ भी लिख सकते हैं क्या? तो इस पर तुम क्या गाइड करोगी स्टूडेंट्स को? मैम, एग्जैक्ट तो याद भी नहीं कर पाते हैं और उधर जाके तो बिल्कुल ऐसा याद नहीं रहता, कितना भी याद डेफिनेशन कोई बार बार भी पढ़ी होगी तब भी वो एज इट इज नहीं लिख पाएंगे वहाँ। तो उसके लिए मैंने पॉइंटर्स में मोस्टली आंसर्स लिखे, पॉइंटर्स में अंडरलाइन करे, हेडिंग है तो वो अच्छे से प्रॉपरली लिखा, और कीवर्ड्स में बेयरेक्ट जब पढ़ती थी तो बेयरेक्ट में अंडरलाइन कर देती थी कीवर्ड्स, सो दैट कि कोई भी ऐसा वर्ड वो जो देखे आंसर की में आंसर शीट में वो ना हो, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब मैंने मर्डर का 300 सेक्शन पढ़ रही तो चारों चीजें तो सबको पता है, बट वो थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज देखना, कीवर्ड्स, ताकि वो उधर आंसर में रहे। और लास्ट मोमेंट पे भी जब रिवीजन होता है तो सब लोग तो ये बोलते हैं कि एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर दो। मैंने भी सोचा था नहीं पढ़ूंगी एक दिन पहले, बट ऐसा नहीं हुआ। तो एक दिन पहले भी पढ़ा, तो उसके लिए यही कि जो कीवर्ड्स रहते हैं कि लग रहा है कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही, तो उसको तो देख ही लेते हैं ताकि अपना आंसर वहां अच्छा रहे। तो कीवर्ड्स को लिखना, बाकी एज इट इज कोई नीड नहीं है। और कीवर्ड्स नहीं भी याद है तो पॉइंटर्स में लिखना, अंडरलाइन करना, तो दैट विल हेल्प। अच्छा, थोड़ा सा अब इस जर्नी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और क्योंकि अभी ना 1 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम भी है, तो बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दैट प्रिपरेशन आल्सो फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, तो वहाँ बच्चों के जहन में जो पागलपन मैंने देखा है और जो फियर मैंने देखा है कि अगर क्लैट नहीं हुआ तो पता नहीं क्या। तो अभी नुपुर से भी जो मेरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था उसमें भी आई वाज आस्किंग हर, तो शी टोल्ड कि उसने 1 साल क्लैट की प्रिपरेशन की और फॉर्म भर दिया, पीजी का फॉर्म भर दिया यूजी की जगह, तो शी कुडंट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। तुम्हारा थोड़ा सा मुझे समझना था, हाउ हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कैसे वहां पहुंच गई और क्या मोटिवेशन था, वहां कैसे एडमिशन हुआ? सर, मैं सागर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में सिचुएटेड है। तो जब मैंने 12th कंप्लीट करी, डिसाइड कर लिया कि मुझे लीगल फील्ड में जाना है, तो अब मैं देखने लगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहिए, क्या टेस्ट है। तो देखा कि एंट्रेंस टेस्ट, उस समय CUET नहीं था, सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट। तो मैंने देखा, तो मैंने भी फॉर्म्स अलग अलग डाले, और ये क्या रहता है ना कि बाहर पढ़ना है, उधर 12th तक हो गई या बाहर जाएंगे, तो मैंने भी बाहर फॉर्म्स डाले। और हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का मुझे लगा शायद अभी तो डेट है, डाल देंगे, तो मैंने फिल नहीं किया। तो फिर एक बार मेरी फ्रेंड मुझे मिली, तो उसने बोला कि उसने BSc के लिए फॉर्म फिल किया है। तो मैंने बोला अच्छा, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ अच्छे डिपार्टमेंट, सब पढ़ाई बढ़िया। मैंने इधर का डाला नहीं, अब मुझे पता चला डेट तो निकल ही गई, तो मैंने सोचा अब क्या, अब तो बाहर ही देखेंगे। और मेरा था कि 12th के बाद मैं भी बाहर से ग्रेजुएशन कर लूंगी। तो फिर एकदम से डेट एक्सटेंड हो गई, फिर पता चला कि डेट एक्सटेंड हो गई, तो मैंने बिल्कुल लास्ट में फॉर्म फिल किया और फिर एंट्रेंस टेस्ट दिया, तो उसमें जो भी मार्क्स थे उसके अकॉर्डिंग मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। तो ये इस तरीके से मैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी पहुंची, और पढ़ते रहते थे डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में, उनकी जीवनी सब। तो था तो कि वहां जाना है, बट वो फॉर्म नहीं फिल कर पाई मैं, तो वो डेट एक्सटेंड हो गई। ओके ओके।
So luckily you got admission there. Yes, All sir. right. अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मतलब थोड़ी सी नॉन अकेडमिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर प्रिपरेशन एज वेल और एग्जामिनेशन के समय भी, कि एक जो पीयर प्रेशर होता है या एक थोड़ी सी एंजाइटी होती है चीजों को लेके, वो प्रिपरेशन के दौरान भी होती है और जब आप एग्जाम देने जाते हो तब भी वो चीज होती है आपके साथ, है ना? Yes, sir. तो पहले ये बताना कि अपनी जर्नी में ये थॉट्स आते हैं कि पता नहीं होगा तो क्या होगा, Yes, है sir. ना, इसके बाद क्या करेंगे, Yes. आप टाइम दे रहे हो, एफर्ट दे रहे हो किसी चीज को, फेल हो गए तो क्या, नहीं सिलेक्शन हुआ तो, ये थॉट्स सबके दिमाग में Yes, आते sir. हैं. हाउ डिड यू हैंडल देम? और दूसरा कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि वहां ठीक है प्रिपरेशन जर्नी में आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप मैनेज कर जाते हो, बट एग्जाम हॉल के बाहर या एग्जाम हॉल जब आप एग्जाम दे रहे हो तो तब अगर ये थॉट आता है तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर देता है. Yes, sir. दोनों को कैसे मैनेज किया, ड्यूरिंग प्रिपरेशन और एग्जाम के समय? सर ड्यूरिंग प्रिपरेशन स्टार्ट तो इसी माइंडसेट से कि कोई फियर नहीं, आराम से पढ़ना है सब, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते बीच में लगता है कि पता नहीं लिखा भी है कि नहीं इधर जज बनना कि होगा कि नहीं होगा, क्या ही करेंगे, तो बीच बीच में थॉट्स कि चलो इधर पढ़ाने लगेंगे या कुछ भी कर लेंगे ऐसा, बीच बीच में फिर सोचा कि अरे क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वापस से पढ़ो. तो इस तरीके से बीच बीच में तो फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि कभी ऐसा प्रेशर नहीं रहा कि एग्जाम यही निकालना है या कुछ भी, ये रहा कि बस अपना बेस्ट देना है, जो भी करना है उसमें अपने एफर्ट्स अच्छे 100%. और पढ़ाई भी सिर्फ ऐसा नहीं कि बस बैठे तो सुबह से शाम तक पढ़ी रहे, बीच बीच में ब्रेक्स लेना, और जो भी हॉबी है जैसे बैडमिंटन खेल लेती थी मैं बीच में जरूर टाइम निकाल के, तो उससे काफी एक्सरसाइज ओवरऑल हो गई और माइंड भी फ्रेशन अप, फिर वापस शाम को जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लिया. तो इस तरीके से आपकी जो हॉबी है तो उसको भी नहीं छोड़ना, और फैमिली से बात, बाहर रह रहे हैं तो अपने फैमिली से, पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहना, और हमेशा एक मतलब ये सोच के चलना कि स्टार्ट किया है तो बीच में नहीं छोड़ेंगे, निकले हैं तो करना ही है, कुछ ना कुछ है, और एफर्ट्स डालेंगे तो वो वेस्ट कभी नहीं होगा. और ये सारी चीजें, तो इससे स्ट्रेस थोड़ा सा हल्का कि हाँ कर रहे हैं, बेस्ट देना है, बस फिर आगे देख लेंगे. जैसे ये फीलिंग आ गई कि अपना बेस्ट देना है तो फिर लगता है बेस्ट थोड़ी ना हो रहा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे बेस्ट दे रहे हैं, तो वहां से हटके वापस अपना पढ़ने में लग गए. और फिर जब एग्जामिनेशन हॉल का प्री में भी जब गई तो वो एक फियर तो रहता ही है कि क्या कैसे होगा. तो और टाइम का भी मैं ये सोच के गई थी कि मेरा तो आराम से जल्दी हो जाएगा, टाइम से पहले हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो टेस्ट मैं लगा रही थी घर पे कर रही थी मेरा हो जाता था, और फिर मैं वहां गई तो मेरा तो छूटने वाला था. मतलब ऐसा मुझे लगा छूट ना जाए, तो जो लास्ट बेल हुई, लास्ट 100th क्वेश्चन मैंने तभी वो उसका मार्क किया, वहां बेल हुई. तो मेरा पेपर इस तरीके से छूटा नहीं, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस थे, उनको पढ़ना, सोचना, और फिर जितना भी प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा वहां अलग रहता है प्रेशर. तो इस तरीके से फिर टाइमली कंप्लीट हुआ पेपर. फिर वो उस समय भी मैंने ये समझा, और आपने जो एग्जाम के पहले एक सेशन था कि किन चीजों का ध्यान रखना है, तो उसमें मुझे एक लाइन मैंने बिल्कुल दिमाग में बैठा ली कि सर ने बोला है कि मैटर वही करता है जो 2 घंटे 3 घंटे आप वहां करोगे, मतलब कितना भी बाहर पढ़ लिया, सर ने बोला. तो वही मैंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत करी, अब 2 घंटे 3 घंटे वहां बिगाड़नी नहीं है किसी भी कीमत पे. तो बिल्कुल अच्छे से लाइट, तो वही मैंने सोचा कि अभी भी टाइम है, हो जाएगा. तो प्री प्रॉपरली फिर टाइम से कंप्लीट हुआ. फिर मेंस में तो मुझे और ज्यादा लगा कि प्री में जब थोड़ा सा टाइम की दिक्कत हो गई, मेंस में ना प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर टेस्ट सीरीज के थ्रू स्पीड अप, और पहले भी जो मैंने टेस्ट सीरीज यहाँ पे करी तो उससे स्पीड, और जो मेरा ट्रांसलेशन थोड़ा छूटा एमपी में तो उससे भी मुझे बहुत लेसन मिल गया कि छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट करना ही है. तो उस फियर को, और फिर 2 एग्जाम होते हैं एक दिन में, 2 लॉ पेपर 1, देन इंग्लिश ऐसे, फिर सेकेंड डे लॉ पेपर 2 एंड देन हिंदी ऐसे. बीच में 3 आवर्स का गैप था, तो वो गैप भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है नेक्स्ट पेपर के लिए. तो उसमें भी मेरे फादर मेरे साथ गए, तो थोड़ा बहुत हल्का कुछ खा लिया, फ्रूट्स खा लिए, थोड़ा सा बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो गए. फर्स्ट पेपर के बाद कोई डिस्कशन नहीं, कैसा गया क्या गया वो तो चारों के बाद देखेंगे. और फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे में देख लेती थी, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऐसे में भी हाईलाइट कर लिया था कि लास्ट मोमेंट पे बैठे बैठे कुछ ऐसे जो डेटा है, कुछ केस डालना है, तो सो दैट कि एक बार देख लूं बैठे बैठे. तो वो उस तरीके से मैंने कि बस अब देना है, और मेरे फादर भी कहते रहते थे हो गया एक, अब दूसरा दे देना है, अच्छे से करना है, उसके बारे में कुछ नहीं कि क्या कैसे. तो इस तरीके से कोई ना कोई मतलब अंदर से भी एक मोटिवेशन कि अब आए हैं इतना बड़ा एग्जाम देने, दूसरे स्टेट जा रहे हैं, दे रहे हैं,
तो उस फियर को ऐसा नहीं कि पूरी प्रिपरेशन पे फियर हावी हो जाए और पेपर बिगड़ जाए, तो ये नहीं होने देना है सेम इंटरव्यू के लिए। अच्छा, एक चीज तुमने अभी मेंशन की अनुष्का कि जैसे तुमने कहा कि मेंस में तुम्हें ये ध्यान था कि एमपी में मेरा ट्रांसलेशन छूट गया था, हाँ है ना? तो तुमने अभी एट द सेम टाइम, क्योंकि तुम एमपी में भी अपीयर हो रही हो, ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस प्रोसेस चल रहा था आरजेएस और एमपी का। यस तो इसी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे तुमने कहा कि मैंने एमपी में मेरा ट्रांसलेशन छूटा, तो मुझे समझ में आया कि यार अब वैसा नहीं करना है और हाँ। क्या। तो जब आप मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर, क्योंकि ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेजिस्ट करते हैं, वो फॉर्म ही नहीं भरते, वो कहते हैं हमें तो बस ये वाला, अगर वो राजस्थान का है तो वो कहेगा बस मुझे तो राजस्थान देना है, जब राजस्थान आएगा मैं वही दूंगा, यस है ना? बट आई ऑलवेज हैव अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन टू दिस। मेरा ये रहता है भाई कि अगर जो भी सिलेबस सिमिलर है, जिन स्टेट में आप एलिजिबल हो आप दे सकते हो। सो जैसे तुमने ये चीज मेंशन की टाइमिंग को, मतलब इस चीज को लेके कि तुमने वहां से ये लेसन लिया, और ऐसी क्या चीजें जो तुम्हें लगता है कि तुमने भी सीखी कि एमपी में जो किया, एमपी जब दिया और उसमें जो मिस्टेक्स हुई, ऐसी और कोई चीजें जो एमपी में तुमने बिगाड़ी जिसके कारण तुम्हें एक लेसन मिला कि यार आरजेएस में उसको इम्प्रूव कर लूं? और ये कितना हेल्पफुल एक्चुअली होता है कि आपने एक एग्जाम में अपीयर किया और वहां अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो जब आप अगला देने जा रहे हैं तो देयर इट विल हेल्प यू टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स। इस पे क्या ओपिनियन है तुम्हारा? सर एमपी में जब मैंने प्री दिया उसके बाद रिजल्ट नहीं आया प्री के तुरंत बाद, तो फिर माइंड वहां चला जाता है कि क्या कट ऑफ रहेगा, बार बार कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। तो थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे स्लो हो गई मेरी मेंस की जो प्रिपरेशन थी। फिर जब रिजल्ट आया तो एकदम से फिर उसको फास्ट किया, तो मेरा रिविजन बहुत से सब्जेक्ट्स का छूट गया, मतलब 2 सब्जेक्ट्स 3 सब्जेक्ट्स का प्रॉपरली जो मुझे रिविजन करना था वो नहीं हुआ। तो इससे फिर क्या हुआ कि मैं आंसर तो लिख रही हूँ, मुझे पता है, बट जैसा मैंने राजस्थान में कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मेरे आंसर में रहे, ऐसा एमपी में बहुत से आंसर्स में नहीं हो पाया। और स्पीड प्रैक्टिस भी मैंने लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसलेशंस की नहीं कर पाई। तो वो मुझे लगता है कि जैसे प्री कंप्लीट हुआ, पेपर अंदर से पता है कि हाँ ठीक गया है, बिल्कुल ही बेकार गया तो बात अलग है कि आप अच्छे से फिर से तैयारी करिए, और ठीक ठाक गया तो कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेके तुरंत ही स्टार्ट करो। जो रिजल्ट के बाद की प्रिपरेशन होती है, प्री के रिजल्ट के आने के बाद, वो प्री के एग्जाम के बाद से ही शुरू कर दो। तो वही मैंने वहां गलती करी थी कि रिजल्ट के बाद तेजी करी पढ़ाई में, बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ने लगी, और प्री के बाद रिलैक्स होके थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो वो टाइम वहां वेस्ट हो गया। और फिर टाइम था नहीं, एकदम से मेंस हो गया, तो फिर मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने राजस्थान में सारी चीजों को नोट डाउन किया, ध्यान रखा कि ना तो टाइम पेपर छूटना चाहिए, ना थोड़ा भी टाइम वेस्ट होना चाहिए। तो तुरंत प्री हुआ, मेंस में लगी, मेंस हुआ, नेक्स्ट डे से इंटरव्यू। ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन अनुष्का ने अभी दिया है कि जब आप प्री देके आते हैं उसके बाद ये बहुत होता है कि क्या होगा एमपीसीजे का कट ऑफ, दिन भर इसी में जा रहा है, रोज यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं। तो तुमने ये लेसन लिया एमपी देने के बाद कि इस चक्कर में नहीं पड़ना है, राजस्थान दिया प्रीलिम्स और आके मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है द सेम डे और द नेक्स्ट डे, है ना? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस, कि प्री देने के बाद इन सब चीजों में लगने की बजाय अगर आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है कि ठीक ठाक गया है और निकलने की पॉसिबिलिटी है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर मेंस रादर देन लुकिंग फॉर मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स की भैया कट ऑफ क्या जाएगा। और सब वो लगता ही है कि देख लें क्या कट ऑफ, कि देख ही लें, अब जितने मेरे मार्क्स सारे उतने ही बोल रहे हो, भगवान उतने ही बोल रहे हो। एक्चुअली हम सुनना ये चाहते हैं कि कोई भी ये बोल दे कि जितने मेरा आ रहा है उतने में हो जाएगा। यस अब सर ने अनुष्का तुमसे ये पूछा कि प्रिपरेशन के दौरान कैसा रहा, एग्जाम के दौरान कैसा रहा। मुझे ये जानना है कि जिस दिन रिजल्ट आया और जैसे ही तुमने रिजल्ट पे अपना नाम देखा, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच केम इन योर माइंड, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, मुझे वो सुनना है। मैम जैसे रिजल्ट आया तो मुझे सर ने कॉल किया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, जज बन गई। तो मैंने कहा सच में सर, मैं एक बार देख के बताती हूँ। तो मैंने जब देखा तो मैं देख रही, तो स्टार्टिंग में तो वो सारे स्टूडेंट्स के नाम रहते हैं, मार्क्स रहते हैं। फिर मैंने नीचे देखा तो जल्दी में देख रही मेरे की है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं, तो मुझे मेरा रोल नंबर दिखा। फिर मैंने नीचे लिस्ट में देखा तो नाम दिखा, तो मतलब 2 मिनट तो मैं साइलेंट कि हो गया। फिर मैंने पूरा बैक कर दिया फोन में सब, फिर वापस खोला कि ऐसा तो नहीं कर, फिर वापस खोल के फिर चेक किया, फिर एक एक करके। फिर मैंने बहन को दिया फोन कि एक बार चेक करना मेरा रोल नंबर यही पक्का मेरा ही है। उसने बोला हाँ तुम्हारा ही है। तो फिर वो जो खुशी हुई, फिर तुरंत मम्मी को कॉल किया, पापा को बताया। मैं तो उस समय घर ही पहुंची थी तुरंत, तो मैंने तुरंत, पापा उस समय घर पर नहीं थे, उनको कॉल करके बताया, तो वो भी बहुत खुश। मैंने सीधा यही बोला कि रिजल्ट आ गया, मैं जज बन गई। तो वो बोलते अच्छा बन गई। तो सब फिर घर में दादाजी को बताया, तो सब लोग बहुत खुश।
जज बनने के बाद जिस दिन से ये नाम देखा और अभी तक कैसा फील हो रहा है, मतलब क्या लाइफ में चेंजेस आए, क्या कुछ बिहेवियरल चेंजेस दिखे लोगों को, क्या मम्मी पापा और ज्यादा पैम्पर करने लगे ऐसा कुछ हुआ क्या, कोई चेंजेस आए क्या लाइफ में? मैम घर में तो मतलब मम्मी पापा वैसे ही खुश है जैसे हमेशा ही होते थे, छोटी खुशी हो बड़ी खुशी हो, दैट डजंट, हमेशा से वैसे ही खुश। मेरे अंदर भी वैसे ही चेंजेस ऐसे नहीं, बस हाँ थोड़ा सा ये कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी आगे तो और ज्यादा अच्छे से हैंडल करना जिस पोजीशन पे बैठेंगे, तो वो बाकी बाहर जो है चेंजेस बहुत देखने मिले। एक रिस्पेक्ट, एक अलग तरीके से देखना कि जज बन गए जज, तो वो बहुत चेंजेस, और सब खुश हैं तो मैं भी सबको देख के बहुत खुश हूँ। मैंने मॉक इंटरव्यू के बाद ही तुमसे कहा था कि नेक्स्ट टाइम आना तो मिठाई लेके आना। यस सर, आपने तो क्लियर बोला मैंने था। तभी बोल दिया था तुम्हें कि Yes, लेके sir, आना तुम लेके तो। आना। अच्छा, इससे मतलब ये तो सिलेक्शन की और उसकी बात है। एक जर्नी के दौरान एक चीज और होती है कि व्हाट आर द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव मेड फॉर दिस, सारे हर तरीके Yes, के sir. सैक्रिफाइसेस जो भी तुमने किए हैं, और क्योंकि ना सबको ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी सबसे टफ है, सबको लगता है मेरी सर्कमस्टांसेस सबसे खराब है, यस सर, बट द फैक्ट इज कि सबकी ऐसी ही है यस सर। है ना। सो मुझे थोड़ा सा वो भी जानना था कि ऐसे कौन से सैक्रिफाइसेस है जो तुमने इस चीज को अचीव करने के लिए किए, इस जर्नी में किया। यस सर, कोई भी फील्ड, नॉट ओनली जुडिशरी, कोई भी एग्जाम हो, सब में स्ट्रगल है, सब में सेक्रीफाइसेस हैं, और टू अचीव एवरीथिंग इन लाइफ सेक्रीफाइसेस तो होते ही हैं, वेदर आपके स्टूडेंट्स के हों या पेरेंट्स के हों, फैमिली के होते हैं। तो मेरे भी सर फैमिली, जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से मैं इधर बैठी हूँ आज। और मेरा भी सर ये कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो, उसका ध्यान रखना, यहाँ वहाँ रोमिंग से जितना ज़रूरत हो उतना जाना, और ज़्यादा गैदरिंग्स या फंक्शंस में भी थोड़ा सा कट आउट, मतलब जहाँ कोशिश हो सके कि टाइम वेस्ट ना हो उतना, और सोशल मीडिया का भी थोड़ा लिमिटेड यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, मतलब जितना यूज़ ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे पढ़ाई करके मैं उठी, अब ब्रेक ले रही, तो फिर वो फ़ोन में ही कुछ देखने लगी, तो उसको ब्रेक नहीं बोलेंगे। वो माइंड थोड़ा रिलैक्स हो कि थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज या फिर कुछ हेल्दी खा रहे हैं उस ब्रेक में, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया को लिमिटेड करना, थोड़ा सा घूमना कम, मूवीज का ऐसे नहीं, हर चीज पे थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश मैंने करी। और ये सबको ही करना चाहिए, बिकॉज कुछ अचीव करना है तो थोड़ा सा, वी कैन नॉट से कि हम यहाँ पे भी बेस्ट देते रहें और इधर भी होता रहे एग्जाम, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीजें। अच्छा, तुम्हारे पूरे कॉन्वर्सेशन में अनुष्का मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि ब्रेक्स और चीजें, मतलब एक तो मतलब कुछ ऐसा भी होता है ना, कुछ एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें सब कुछ छोड़ देना है, मतलब कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ पढ़ेंगे। बट जितना मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, जैसे तुमने कहा पहले भी कि जो ब्रेक्स लेती थी उसमें बैडमिंटन खेलती थी, क्योंकि जो आपको पसंद है आप वो करते हो, तो फिर क्या इसका क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब अगर आप जो चीज आपको पसंद है बीच बीच में आप वो कर रहे हो, जैसे तुमने कहा कि एकदम नहीं छोड़ा कुछ भी, है ना, बट यू मेड अ बैलेंस, है ना, एक प्रॉपर बैलेंस तुमने बनाया कि बहुत ज्यादा नहीं करना है बट सब कुछ इंक्लूड रखना है। तो ये जो एडिशनल चीजें अपन करते हैं, जैसे तुमने कहा बैडमिंटन खेल रहे हो या थोड़ा बहुत इंटरनेट पे भी आप हो, सोशल मीडिया की चीजें भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसका क्या रोल रहा प्रिपरेशन में ओवरऑल? सर जैसे बीच में बैडमिंटन खेलना या कुछ भी, जो भी हॉबी जिसको जो इंटरेस्ट है, तो उससे क्या रहता है कि जो एंजाइटी होने लगती है कि बहुत पढ़ रहे हैं, एग्जाम क्लियर होगा नहीं, वो नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कम होगा, रिड्यूस होगा, और वो हेल्थ भी अच्छी, हेल्थ के लिए अच्छा, और एक माइंड को कामनेस मिलेगी, जो बहुत ज़रूरी किसी भी एग्जाम को। जैसे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं कोई तैयारी हो सकती, माइंड काम हो, थोड़ा शांत, तो उससे बहुत हेल्पफुल रहा। और एकदम से सबको छोड़ के, जैसा आपने बोला, बस पढ़ेंगे, तो वो तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही होगा, उसके बाद ऐसा होगा कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसके लिए ब्रेक्स ज़रूरी हैं, और ब्रेक्स भी हेल्दी ब्रेक्स, अच्छे ब्रेक्स के, वो टाइम यूटिलाइज हो। अनुष्का, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं और हम ये छोटी छोटी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं कि यार फ्रेंड्स हैंग आउट करने जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी, या मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया या कम यूज़ कर दिया, तो हम साइमल्टेनियसली अपने माइंड में एक बकेट लिस्ट भी बनाते चलते कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो क्या तुमने भी ऐसी कोई बकेट लिस्ट बनाई थी?
अगर हाँ तो उसमें से कुछ किया, और अगर नहीं तो अभी करने वाली हो क्या ऐसा कुछ? अभी मैम मतलब मेरा ये था कि मैं रिलीजियस प्लेसेस पे घूमने जाती हूँ बहुत, तो वो काफी टाइम से नहीं जा पाई। अभी गई थी एक काशी विश्वनाथ दर्शन करने, उसके बाद से नहीं जा पाई। तो मैंने वही सोचा था कि थोड़ा सा बुक्स साइड में रखेंगे, जब रिजल्ट आएगा तो बुक्स थोड़ा सा साइड में, जो हमेशा ऐसे जमी रहती थी वो साइड में, और फिर थोड़ा अभी तो नहीं जा पाई घूमने, फिर कहीं घूमने ट्रेवल करूंगी। तुम पूरी प्रिपरेशन जर्नी में तुम टिप्स लेती आई हो, मैं ऐसा चाहती हूँ कि तीन छोटी सी टिप्स जो हर एक एस्पिरेंट को याद रखनी चाहिए, वो तुम क्या दोगी, वो 3 टिप्स? 3 टिप्स मैम, सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए। सिर्फ आज अलग तरीके से पढ़ रहे, कल अलग तरीके से, परसों अलग तरीके से, ऐसा ना हो कि एक डिसिप्लिन रहे, और उस डिसिप्लिन में जैसा मैंने बोला कि ब्रेक्स के लिए, सब चीज के लिए टाइम रहे। डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतने बजे ही ब्रेकफास्ट और इतने बजे ये, डिसिप्लिन मतलब चार्ट लगा लेते हैं हाँ, वैसे। वो चार्ट तो मैंने भी एक बार ट्राई किया था वो नहीं हो पाता, वो उस दिन जरूर नहीं होगा जिस दिन चार्ट बनाया है। तो एक डिसिप्लिन इन द सेंस कि टाइम वेस्ट ना हो, और एक प्रॉपर रूटीन में चीजें चलती रहें कि हाँ मुझे सुबह ये पढ़ना है, फिर थोड़ा सा ये फैमिली टाइम या कुछ भी, शाम तक ये पढ़ लूंगी। तो डिसिप्लिन आई थिंक बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, कंसिस्टेंसी, कि ऐसा ना हो कि कभी कभी आज तो 8 घंटे पढ़ लिया और फिर कल पढ़ा ही नहीं, या 1 घंटे पर आ गए। इससे अच्छा कम पढ़ो बट रोज पढ़ो, 3 आवर्स 4 आवर्स, और आज से मत पढ़ो, टारगेट से पढ़ो कि आज मैंने ये टारगेट सेट किए, कल उसके आगे का करेंगे। तो इससे टारगेट भी रहेगा और ये भी नहीं रहेगा कि इतने घंटे पढ़ना है। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। एंड थर्ड वन ये कि अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहिए, और मोटिवेटेड तब होगा अंदर से ही, जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट है कि हमें क्यों करना है, सो दैट कि बीच बीच में जो एंजाइटी, स्ट्रेस या जो वो भी होगा तो वो ऑटोमेटिकली आप खुद ही कर लोगे हैंडल, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काउंसलिंग में जा रहे हैं कि स्ट्रेस कैसे कम करें, एंजाइटी कैसे कम करें। तो तीनों चीजें कि एक डिसिप्लिन भी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, और आप खुद अपने आप को मोटिवेट रखें, सो दैट कि डेली आपको एक पुश मिलेगा कि हाँ मुझे आज इतना, कल से मुझे बेटर आज करना है, खुद को इम्प्रूव करना। और पर्सनालिटी भी डेली यही कोशिश कि कल जैसे थे आज उससे और अच्छा करें। यही टिप्स, और अच्छा, अपना खुद बेस्ट से मतलब वैसे तो आई वाज अबाउट टू कंक्लूड, लेकिन एक चीज तुमने ऐसी यहाँ पे मेंशन हाँ। कर दी, मोटिवेशन। Yes, ये भी sir. बड़ा ही वैसा टॉपिक है कि स्टूडेंट लुक फॉर समवन कि कोई उनको मोटिवेट कर दे, या Yes, कोई sir. मोटिवेशन Yes, sir. वीडियो देख लें हम, है ना, Yes, sir. संदीप महेश्वरी जी के वीडियो देख लें तो कुछ मोटिवेशन। तुमने कहा सेल्फ मोटिवेशन, Yes, sir. ये सेल्फ मोटिवेशन आता कहाँ से है? मतलब व्हाट इज द ओरिजिन फॉर दैट, या कैसे ये चीज गेन होती है? तो सेल्फ मोटिवेशन थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि एक डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो एंजाइटी, स्ट्रेस कम रहेगा। पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट है, आप कुछ जो बुक्स हैं, कुछ ऐसी, कुछ अपना टाइम इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि आप खुद ही थोड़ा एंजाइटी, स्ट्रेस होगा तो वो खुद ही हैंडल हो जाएगा, कि आप खुद सोच लोगे कि नहीं मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, फिर देख लेंगे कैसा होगा, क्या होगा। इतना ज्यादा कि जब दूसरों की जरूरत पड़ती तो इतना हावी नहीं हो पाएगा। तो ये सेल्फ मोटिवेशन इस तरीके से, छोटी छोटी चीजों से वो सेल्फ मोटिवेशन। ऑलराइट, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आपने अपने लिए डिसाइड किया कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना हाँ, करना है, जो मेरा मुझे डिसिप्लिन है, खेलना भी है, जो भी है आपका रूटीन, अगर मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तो आई हाँ, शुड बी रिलैक्स, एबल टू हैंडल दैट स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आएगा, जरूर आएगा, बट Definitely. विल बी एबल टू हैंडल इट। एबल टू हैंडल। ऑलराइट, तो जो अपने लिए अपने टारगेट्स होने चाहिए, और उसको अगर आप करते जा रहे हो तो दिस इज अ मोटिवेशन इन इटसेल्फ Yes, कि sir. मैं अपना काम कर रहा हूँ। Yes, sir. और दूसरे से मोटिवेशन में वो भी हेल्पफुल है, मोटिवेशन है, बट वो आई डोंट थिंक सो कि परमानेंट रहेगा, और टेम्पररी रहता है, फिर हम लोग दूसरा ढूंढने लगेंगे कि अब दूसरा मोटिवेशन। ओके ओके, चलो, द लास्ट क्वेश्चन इज कि स्ट्रैटेजी को लेके भी सेम चीज है कि किसी और की स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए या खुद की स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए? तुमने क्या किया एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? सर मैंने मेरी स्ट्रैटेजी बनाई, सुन सकते हैं जिसकी भी जो स्ट्रैटेजी रही तो उससे जो जो बेस्ट रहा वो पिकअप कर सकते हैं। बाकी हमारी जो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है, कोई रात में देर तक पढ़ सकता, कोई मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ सकता, कोई कम पढ़ सकता, ज्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजी सेटअप होनी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि किसी और की स्ट्रैटेजी फॉलो ना करके अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करके स्ट्रैटेजी बनाए तो वो जरूर हेल्पफुल रहेगा। ऑलराइट, सो मुझे लगता है
इस कॉन्वर्सेशन में भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लिया है. बस चेकिंग आउट कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, तो आई होप काफ़ी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं. सो कंग्रेचुलेशन्स वंस अगेन थैंक यू सो for मच. this. Thank you all for watching, and I hope this conversation may help all those students जो अपनी preparation या तो start कर रहे हैं या उस journey में हैं और शायद थोड़े परेशान हैं या थोड़े confused हैं. तो I hope कुछ चीज़ों पे आपको इस conversation से clarity मिलेगी. Thank you everyone.